आज का जो टॉपिक है वो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, या इसे हम लोग एक शार्ट में कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन है जब भी किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट आप करते हैं। डाइल्यूट कैसे करते हैं? जैसे हम लोग घर में शरबत बनाते हैं, घर में शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाने की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे आप ध्यान दीजिए, शरबत आप बनाते हैं और जब शरबत बनाते धीरे धीरे उसमें पानी मिलाते जाते हैं, तो पानी मिलाते जाते हैं तो जो शरबत होता है उसकी मिठास धीरे धीरे कम होती है, यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो जो साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट आपने मिलाया है उसका अमाउंट धीरे धीरे जो है क्या हो जाता है, इसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देखिए, इसे हम लोग कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन भी कह सकते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन तो एक एक करके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो एक एक करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हम लोग कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को सीधे सीधे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग यहां पे ले रहे हैं, जैसे ये हो गया, दोनों के लिए ले रहे हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की बात हो रही है। तो आपने कहा कि जब हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, कंडक्टेंस का मतलब पहले एक लाइन समझ लीजिए, कंडक्टेंस होता क्या है। हमने कहा कंडक्टेंस का मतलब है नंबर्स ऑफ आयंस इन ए सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में ज्यादा है तो उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब ही ये हुआ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद वो अपने आयनों में टूटता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जैसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया ये दो आयंस में टूट गया, ठीक है, ये दो आयंस में टूट गया। अगर आप नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया, अभी कितने थे, ये पूरा एक था, अब जैसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया ऐसे आयन बन गया, तो जो टोटल आयंस सॉल्यूशन में होगा उनकी संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा। अब आप देखिए, कंडक्टेंस के लिए आपने क्या कहा था, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की बात कही थी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो नॉर्मली जो है क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पार्शली आयनाइज होता है, ठीक। तो जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, यानी वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। जब कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अभी एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है, दोनों की जो कंडक्टेंस होगा फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस जो होता है वह इंक्रीज करता है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यहां पे ये सीधा सीधा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर समझ लीजिए क्या कहा हमने कहा आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ये वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हिसाब से हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। अगर इस चीज को सीधे सीधे आप देख रहे हैं
तो आप बता क्या रहे हैं कि जब सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो इनमें इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी में हमने पहला दिखाया आपको। पहला यहां से ले रहे हैं कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में ले रहे हैं। तो कंडक्टेंस के लिए हमने कहा कि कंडक्टेंस को अगर आप कंडक्टेंस आप सोल्यूशन ले रहे हैं तो वो ऐसा सोल्यूशन दे रहे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और वीक इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग हो। फिर आपने कहा अगर उस सोल्यूशन का हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया गया एक्सपेरिमेंटली, जो ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है उसी के आधार पर बताया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अब प्रीवियस हमने लेक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए आप क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये देखते हैं। तो इस चीज को इतना आपने सिंपल से लिख लिया होगा, आगे चलते हैं इसी। पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप बात करते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करिए, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करिए तो वो जो है आयंस में टूटेगा, C+ और A-। अगर सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेट है तो सीधे सीधे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, C+ और A- में वो डिसोसिएट हुआ। ये C+ और A- कहां पे प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। और आप जानते हैं आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से कैटायन के मूवमेंट को एनायन इन्फ्लुएंस करेगा, एनायन के मूवमेंट को कैटायन इन्फ्लुएंस करेगा। तो जब सॉल्यूशन कंसंट्रेट है तो ये प्रोसेस होती रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिएगा ध्यान से, जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो आप जानते हैं अगर आप अभी आप सॉल्यूशन में मतलब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट को, तो हमने बताया था एक टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस भी पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उतना ही ज्यादा रिड्यूस करता है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, ठीक है, 80 है। तो जैसे ही वाटर में अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे, मतलब वाटर का अमाउंट मिलाएंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और इन्हें ब्रेक करते हैं। तो जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ाया, स्पेस बढ़ गया, आयंस धीरे धीरे दूर होंगे। कैटायन अगर एनायन के साथ वाटर के साथ जुड़ेगा तो हम लोग सीधे सीधे इस बात को कह सकते हैं, जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे यहां पे इसको देखेंगे कि कैटायन प्लस और एनायन माइनस, कैटायन प्लस और एनायन माइनस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने पर इनके बीच का जो इंटरआयनिक फोर्स है, ये इंटरआयनिक फोर्स जो है डिक्रीज होगा, इंटरआयनिक फोर्स ये डिक्रीजेस, और जब इंटरआयनिक फोर्स डिक्रीज करेगा तो आयंस यानी डिस्टेंस बिटवीन
आयंस इंक्रीजेस, आयंस के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक है आयंस शोज इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यानी आयनिक मोबिलिटी टोटल सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो आयनिक मोबिलिटी हाई हो जाएगी तो जो कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हाई हो जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हमने क्या कहा, बहुत इत्मीनान सुनिएगा, ये चीजें बहुत सिंपल सी चीज है। किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्यूशन में आप डिजॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट को अगर डिजॉल्व करें तो इलेक्ट्रोलाइट का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने इसीलिए कहा था बेसिक टर्म्स जब भी बता रहे थे कि आप बेसिक टर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में ठीक से पढ़ डालिए, उससे आपको आइडिया होगा। तो कैटायन और एनायन में टूटेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, सॉल्यूशन कंसंट्रेट है। जैसे ही आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, जैसे ही आपने वॉल्यूम को बढ़ाया यानी डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को, उनके बीच का इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीज करेगा। हमने कहा ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो आयंस को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है, और ये सॉल्यूशन में अपने आप से ही जो है एंटर करेगा। ठीक है भाई, अगर इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग सीधे सीधे इस बात को कह सकते हैं, जैसे ही इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीज करेगा यानी डिस्टेंस बिटवीन आयंस बढ़ेगा, आयंस जो है इंडिपेंडेंट मूवमेंट, आयंस फ्री हो गए, आयंस फ्री हो गए तो पूरे सॉल्यूशन में आयंस का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, और जब आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको मालूम है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइज्ड होता ही है। हमने क्या कहा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये आप कंप्लीट आयनाइज्ड है, तो डाइल्यूशन का जो इंपैक्ट होता है इसमें बहुत वाइड गैप नहीं दिखा, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा, बहुत ज्यादा आपको बढ़ते हुए नहीं देगा, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना ये ऑलमोस्ट 100% आयनाइज्ड होता है, ऑलमोस्ट 100% आयनाइज्ड होता है। तो इसलिए जब भी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये इंटर आयनिक फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, आयन का इंडिपेंडेंट मूवमेंट बढ़ेगा, और इस वजह से आयनिक मोबिलिटी जब हाई होगी तो टोटल आयन सॉल्यूशन में ज्यादा दिखाई देंगे, यानी उनकी कंडक्टेंस ज्यादा। जो आपको जो लार्ज जंप दिखाई देगा कंडक्टिविटी में, कंडक्टेंस में, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिखाई देगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो लगभग 100% आयनाइज हो ही चुका है, तो उसमें आयनों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो आयनिक मोबिलिटी है आयनों की वो थोड़ी बहुत इंप्रूव करेगी, इसी वजह से ऐसा होता है। अब आइए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने क्या कहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है डाइल्यूशन से, तो यहां पर यही चीज देखना है। लेकिन यहां फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एक टर्म होता है अल्फा, जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है यह इंक्रीज करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये एक फैक्टर है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हम लोग कोलराउस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ाया था, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। अभी ये सब टर्म हम लोग यूज करेंगे, तो ये जान लीजिए अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये इंक्रीज करता है। अल्फा की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस
इन सोल्यूशन इंक्रीजेज। इसका बहुत यही बेसिक चीज है, नंबर ऑफ आयंस इन सोल्यूशन इंक्रीजेज। और जब नंबर ऑफ आयंस सोल्यूशन में इंक्रीज करेगा तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं क्या, कंडक्टेंस जो है इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वह इंक्रीज करेगा। इस सीधा सीधा हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हमने क्या कहा आपसे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता, नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इसी वजह से सॉल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है। अल्फा निकालने की ये फार्मूला होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है भाई। तो ये कंडक्टेंस की बात हुई। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अल्फा जो होता है इसके लिए, इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, या कहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये 5 to 10% डिसोसिएट होता है। 5 to 10% डिसोसिएट होता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। तो जब आप डाइल्यूट करते हैं, ऑन डाइल्यूशन आप देखेंगे लार्ज जंप दिखाई देगा, यानी यहां डिसोसिएट होने की प्रोबेबिलिटी 100 की तरफ ज्यादा है, लगभग 90% बचा हुआ। लार्ज जंप इन कंडक्टेंस ये दिखाई आपको देगा, ठीक है भाई। और वहां स्ट्रॉन्ग में डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो वहां बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखाई, जैसे 19-20 दिखाई देगा, यहां अगर 10 है तो यहां 50 दिखाई दे सकता है, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है भाई। ये तो हुआ कंडक्टेंस के बारे में। अभी एक हुआ कंडक्टेंस, अब दूसरा हम लोग लेने चल रहे हैं कंडक्टिविटी। दूसरा हम लोग जो है कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए कंडक्टिविटी आप किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। अगर आपको कंडक्टिविटी की डेफिनेशन याद हो तो कंडक्टिविटी हमने आपको बताया था, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है में जो आयंस होते हैं, उन्हीं की जो कंडक्टिव पावर वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। इसे आपने पढ़ा था क्या, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ the solution of an electrolyte। ये पढ़, यानी अगर आप ध्यान दीजिए तो इसे आप क्या कहेंगे जानते हैं, इसके बारे में कहेंगे ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन यानी आपने किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो कप्पा की वैल्यू जो है, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, ये भी डिक्रीज कर रहे हैं। अभी कारण बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। कप्पा की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक। इस वैल्यू को हम लोग जो है ऑब्जर्व करने चल रहे हैं कि ऑन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो जो कप्पा की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगी। और जो कप्पा की वैल्यू डिक्रीज करेगी वो क्यों करेगी, वो इसकी डेफिनेशन में ही छिपा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में ही छिपा हुआ है। क्योंकि डेफिनेशन में बोल रहा है हमें पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन चाहिए। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ओवरऑल सोल्यूशन नहीं। जैसे देखिए इस चीज को आपने लिख लिया होगा, हटा दे रहे हैं, इसको हटा रहे हैं भाई।
अब देखिए, आपने कहा ये सॉल्यूशन है, आपने क्या कहा, ये सॉल्यूशन, अभी ये सॉल्यूशन है और ये पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक, ये सॉल्यूशन दिया आपने। अब ये सॉल्यूशन जो भी है, अब इसमें हमने कह दिया कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया, अब ध्यान दीजिएगा, जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया, आयनों के बीच के डिस्टेंस बढ़ गई, आयन के बीच दूरी बढ़ गई, यानी आयन की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और जब डेंसिटी आयंस की कम हो जाएगी तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है उनकी संख्या अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की संख्या कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी आपने यही कहा, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, इसमें आयंस की जो डेंसिटी होगी वो लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट करने पर आयंस की जो डेंसिटी होगी, डाइल्यूट करने पर जो आयंस की डेंसिटी होगी लो हो जाएंगे। आयंस अवे फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। और जब आयंस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, कप्पा ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेंगे। ये चीज कप्पा ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है भाई, तो हमने आपसे बताया था, अभी इससे पहले वाले हमने कहा था आपसे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी के बारे में हमने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है, डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। कंडक्टिविटी में कप्पा से हमने कहा था कंडक्टिविटी का जो डिक्रीज करना वो इसी डेफिनेशन में ही छिपा हुआ है। जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, आयंस की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की संख्या क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। और जब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की संख्या डिक्रीज करेगी तो अपने आप कप्पा ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज करेगा। यानी जितने भी आप 4 फैक्ट यहां पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ कप्पा ही है जो डिक्रीज करता, बाकी सब इंक्रीज करेंगे। तो आइए इनको देखते हैं हम, नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा आइटम। दूसरा कौन सा है, अब हम लोग जो है यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने कहा था, इस ये और ये दोनों एक जैसा ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, दोनों का ऑब्जर्वेशन एक जैसा ही होगा, इसमें कुछ अलग नहीं। जैसे क्या चीज ऑब्जर्वेशन है, देखिए हमने आपसे कहा कि पहले तो फार्मूला आप जान लीजिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ये पढ़ा था, कल ही पढ़ाया गया था इसको। थोड़ा सा हमने आपसे कहा प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए जो हमने इसको अपलोड भी किया हुआ है। और अगर आप इसी को देखिए, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। ये दोनों फार्मूले में बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं, हमने कल भी कहा था आपसे। ठीक है भाई, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो देखिएगा, अगर हम क्या करने चल रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा वॉल्यूम को। तो यहां पे दोनों जो होगा वो दोनों आपका क्या होगा,
दोनों की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लैम्डा एम, लैम्डा ई क्यू बोथ आर इंक्रीजेस, बोथ आर इंक्रीजेस। यानी चाहे आप लैम्डा एम की वैल्यू देखिए और चाहे जो है लैम्डा एम की वैल्यू चाहे देखिए और चाहे आप कह सकते हैं किसकी भाई, लैम्डा ई क्यू की वैल्यू कह रहे हैं, दोनों की वैल्यू को अगर आप देखिए तो वह इंक्रीज करेगा। अब यहां क्वेश्चन उठता है कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें प्रॉब्लमेटिक है। वो प्रॉब्लमेटिक क्या है, अभी आपने पढ़ा कप्पा तो डिक्रीज करता है, अभी आपने यही तो पढ़ा कप्पा डिक्रीज करता है, तो कैसे ये जो है बढ़ रहा है। तो इसका भी जो है ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ है, कैसे इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी चीज को। यानी हमने यहां पे कहा जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स पे, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। वो कौन कौन सा है, एक वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो कप्पा की वैल्यू डिक्रीज कर रहे, ठीक है। वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो कप्पा, ये देखिए ये कप्पा है, कंडक्टिविटी अभी बताया था इससे पहले कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, कप्पा डिक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहां मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों है, दोनों किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का, अगर आपको मालूम हो तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो होता है एक दूसरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होते हैं ना। इस चीज को आपने इस चीज को पढ़ा है, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो नॉर्मेलिटी है। यानी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के इनवर्सली, अगर वॉल्यूम के इनवर्सली है तो आप क्या कर रहे हैं, आप डाइल्यूट कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि ये बढ़ा रहा है ये घट रहा है। और यहाँ कप्पा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इसके बढ़ाने पर घट रहा है, यानी ये वैल्यू घट रही है, ठीक है भाई। और ये वैल्यू भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू है वो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी पे ज्यादा बेस्ड है इन कंपैरिजन टू कप्पा। क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो 1-2 ml नहीं बढ़ाएंगे, वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, 100 ml 200 ml 1 लीटर 2 लीटर ऐसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो वॉल्यूम कंटेंट जो है ये ज्यादा डोमिनेट होता है और इसी वजह से मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पे लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू ज्यादा डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा डिक्रीज करेगी वैसे वैसे लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। या आपने अगर ध्यान दिया हो एक और फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, लैम्डा एम या लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम V का मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मोल जो है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये भी एक फार्मूला होता है, इसको भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो कप्पा भी डिक्रीज कर रहा है, कप्पा डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम का कंटेंट ज्यादा बढ़ता है, यानी दोनों का प्रोडक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कप्पा जो है, कप्पा तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, बस आयंस की डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी इसलिए कप्पा घटता है, लेकिन वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू जो है कप्पा के बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस वजह से लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये चीज हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके आधार पे ठीक है बता सकते हैं इस चीज को। तो हमने सिर्फ यही कहा लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू किस पर ज्यादा बेस्ड है, मोलैरिटी। ये कोई इसका थ्योरेटिकल थॉट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा परफॉर्म किया गया है।
इसलिए कोई थियरी नहीं कि ऐसा क्यों, ऐसा है ऐसा है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू एम और एन यानी मोलरिटी नॉर्मेलिटी ज्यादा बेस्ड है, इस वजह से जब वॉल्यूम आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो ये उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो ये घटेगा। अब इसी को समझने के लिए आइए थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। इसको ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं दोनों के लिए। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद concentration for strong electrolyte। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा जाएगा। ये ठीक है भाई, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो भी चीजें अभी पीछे बताई थी उन्हीं को लेकर चलते हैं। और हम लोग जो लैम्डा एम पढ़ेंगे या लैम्डा ई क्यू, बात वही रहेगी भाई, ये ध्यान रखिएगा। लैम्डा एम कहें चाहे लैम्डा ई क्यू कहें, दोनों सेम प्रोसीजर, सेम चीजें वहां अप्लाई करेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, और अब धीरे धीरे हम क्या करने चल रहे हैं, उसके वॉल्यूम को बढ़ाते चल रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते आपको यह एहसास होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और बहुत कम हो जाएगा। जैसे घरों में हम लोग शरबत बनाते हैं ना, शरबत, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक या चीनी मिला लीजिए, फिर पानी का अमाउंट और बढ़ा दीजिए, पानी का अमाउंट और बढ़ा दीजिए। अगर हम लोग पानी का अमाउंट जो है सीधे सीधे ऑब्जर्व करते हैं, पानी का अमाउंट और ज्यादा बढ़ा दीजिए, इसी तरह से अमाउंट बढ़ाते चलिए, इसी तरह से अमाउंट बढ़ाते चलिए। एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपको पानी जो नॉर्मल वाटर है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं आएगा। तो जैसे देखिए, जब आपका सॉल्यूशन बनाया आपने, उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, अब आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू किया, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर अब आप देखिए कंसंट्रेशन क्या अप्रोच कर रहा है, 0। यानी इसका कंसंट्रेशन कुछ था, जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया और वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया कि कंसंट्रेशन लगभग 0 के समान पहुंच जाए, ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब आपने पानी का अमाउंट इतना बढ़ा दिया कि जो सल्यूट था उसके अंदर, उस सल्यूट का कंसंट्रेशन लगभग नेग्लेजिबल हो गया है, सल्यूट लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो गया। ऐसे कंसंट्रेशन को, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और आपने अगर देखा होगा एनसीईआरटी में दिया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक समझ में आया इतनी बात है। अब हमने क्या कहा, मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन, इसको हम लोग समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो ये समझ में आया, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0, और उस समय जो भी मोलर कंडक्टेंस आएगा उसे हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मोलर कंडक्टेंस या इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और आपको मालूम है
बुक में कहीं कहीं एनसीईआरटी में आप ऐसे भी देखेंगे, ये ऐसे लिखा है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। ठीक, ये चीजें आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आइए अब इसका एक ग्राफ का प्लॉट करते हैं, उसकी सहायता से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कैसे क्या है। इसको हटा रहे हैं, देख लिया होगा आपने, बहुत सिंपल, धीरे धीरे बता भी रहे हैं आपको जिससे आपको आइडिया हो। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये लिया y एक्सिस, x एक्सिस ले लिया, x एक्सिस पे आपका जो है, और ये y एक्सिस हो गया, इधर ले लिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लिया, और ये कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C वाला लिया है। और ये ले लिया मोलर कंडक्टिविटी के बाद किसके साथ, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट की बात हम लोग करेंगे, तो यहां पर जो है इसे आप कह सकते हैं या 1/√v ऐसे भी कह सकते हैं। और हम लोग इसको जो है कंसंट्रेशन, इधर चलने पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इधर चलने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और इधर चलने पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा जो भी चीजें हैं, ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं तो कुछ इस तरह से आप जो है प्लॉट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आ रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम लोग इसकी ऑब्जर्व करते हैं, हमने ले लिया यहां KCl, ये ले, तो देखिए वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है इसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उस समय, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं वैसे देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मोलर कंडक्टिविटी जो y एक्सिस पे है वह इंक्रीज कर रहा है। ये KCl के लिए लिया। ऐसे ही अगर आप किसी और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे इसी तरह से 1 2 3। अगर आप इसकी वैल्यू देखें, ये HCl के लिए ले, आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो अब आप खुद गौर से देखिए इस ग्राफ की सहायता से। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि काहे KCl नीचे है, काहे HCl ऊपर है। ये भी हो सकता है दिमाग में आपके है, हम HCl दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, काहे KCl को ही नीचे बनाए, HCl को ऊपर बनाए। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा, पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। KCl के लिए और HCl के लिए एनायन क्या है, सेम, एनायन सेम है, और एनायन कौन है, Cl माइनस। कैटायन क्या है यहाँ पे, H प्लस आयन और K प्लस आयन, दोनों है ना। अब जिनकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो H प्लस आयन की आयनिक मोबिलिटी है, जो H प्लस आयन की आयनिक मोबिलिटी है वो मोर देन K प्लस है। इसलिए इसके इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, और उसको हमने जो है ऊपर दिखाया है। और KCl इसी तरह तमाम चीजें आप देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये चीजें हमने बताया आपको। अब आप देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चल रहा है ना, ये कंसंट्रेशन अप्रोचेस क्या है, 0, कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0। अगर हम इसी को बढ़ा दें, ये देखिए
ये। तो इस स्टेज पे क्या होगा, कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस। किसका है मोलर कंडक्टेंस, केसीएल का। केसीएल का मोलर कंडक्टेंस, यानी ये हो गया आपका क्या है, ये हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसके लिए, ये केसीएल के लिए। जब भी इसे आप एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, ये लैम्डा एम इनफाइनाइट, और इसका जो है आप देखिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये आ जा रहा है किसके लिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके लिए, एचसीएल के लिए आ जा रहा है, और ये केसीएल के लिए आ जा रहा है। और ये आपका हो गया सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं, आप बुक में भी ऑब्जर्व करिएगा तो ये दिया गया लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर केसीएल, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एचसीएल, ये सीधा सीधा दिया गया है। अब आप देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इस ग्राफ को देखिए, तो ग्राफ को अगर आप, भाई मैथ वाले तो आसानी से समझ ले रहे होंगे, इसके लिए जो इक्वेशन दिया गया है उसको अगर हम लोग देखें, अब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ ला रहे हैं हम लोग, तो जब इस वाई एक्सिस पे टच करेगा तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सीधे सीधे हम लोग इसको ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने आपसे कहा, मैथ वाले लड़की तो समझ ही रहे होंगे कि इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा। तो अगर आपको याद हो, स्ट्रेट लाइन के लिए आप पढ़ते y बराबर mx प्लस c। फॉर स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो आप यहां पे ध्यान देंगे कि y एक्सिस पे क्या दिखाई दे रहा है, लैम्डा m, और x एक्सिस पे क्या दिखाई दे रहा है, रूट सी। रूट सी ही तो है भाई, रूट सी दिखाई दे रहा है, रूट सी दिखाई दे रहा है। और आपका जो c है वो c आपका क्या है, इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट। और आप जानते हैं ये कैसा स्लोप है, अगर इसको आप बात करते हैं तो ये नेगेटिव स्लोप है। स्लोप हम लोग देखते भी हैं, इसी को यहीं पे देख लीजिए। अगर स्लोप की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका हो गया, और ये किस तरह का स्लोप है, तो ये आपको नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, और ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे यम क्या बता रहा है, ये आपका इस स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन, जब नेगेटिव स्लोप है तो आप देखिएगा एक नेगेटिव माइनस ए कांस्टेंट करके आ जाएगा। अब अगर इस फार्मूले को देखेंगे तो इस फार्मूले को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो इस तरह से ये फार्मूला आपका आ जाएगा, लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी। अगर आपने फार्मूला देखा होगा तो इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं डी बाई हक्कल ओंसागर इक्वेशन। डिबाई हक्कल ओंसागर इक्वेशन इसे कहते हैं, डिबाई हक्कल ओंसागर इक्वेशन ये कहते हैं। तो ये चीज आपका आ गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने कैलकुलेट किया। और आप जानते हैं जो ए की वैल्यू है, ठीक है, और हमने ये भी, ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन होल्ड गुड फॉर लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन के लिए गुड है। और जो कांस्टेंट ए है, ए डिपेंड्स अपॉन, कांस्टेंट ए जो है वो डिपेंड होता है सॉल्वेंट पे, यानी जैसे उसका सरफेस टेंशन क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एक्सेट्रा पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए होता है, वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वैलिड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसको आप सीधे सीधे ऑब्जर्व करते हैं।
तो ये आपका जो है वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम या लैम्डा ए क्यूब विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हम लोग ऑब्जर्व कर लेते फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो आपको मालूम ही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप डाइल्यूट करते हैं ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम हो या लैम्डा ई क्यू हो, बोथ इंक्रीजेस, और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू अल्फा इंक्रीजेस। अल्फा का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपने पढ़ा है, ठीक है भाई। इस चीज को अभी पहले ही बताया था, तो ये चीजें तो वही, लेकिन अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में देखिए आप इसके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उस ग्राफ की सहायता से अगर आप ऑब्जर्व करिए तो देखिए इसको हटा रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है, पीछे आपने ऑब्जर्व कर डाइल्यूशन पे दोनों इंक्रीज करता है क्योंकि अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करता है। ये सब चीजें आपने देखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर इसका ग्राफ बनाइए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस रूट सी और ये मोलर कंडक्टेंस हो गया। इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करिए तो ग्राफ प्लॉट करने पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए मोलर कंडक्टेंस जो होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे ये मोलर कंडक्टेंस इस तरह से है। ये इस तरह से, ये एस्टिक एसिड के लिए, एस्टिक एसिड के लिए, ठीक है भाई। ये कंसंट्रेशन है, तो आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, ये कंसंट्रेशन ये है, फिर ये है, ये बढ़ रहा है, अब देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं आप, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं लैम्डा एम की वैल्यू देखिए इधर चल रहे हैं, लैम्डा एम की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए तो आप सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि लैम्डा एम की वैल्यू एक आने के बाद क्या हो रही है? कांस्टेंट है। लेकिन कभी आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया है कि जो कंसंट, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एक्स्ट्रापोलेट होकर के वाई एक्सिस को कट करे, वाई एक्सिस को ये कट करे, ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा ये आप ऑब्जर्व नहीं करें कभी भी ये जाकर के वाई एक्सिस पे कट करे। तो इसी तरह से अगर हम फार्मिक एसिड का बना दें तो फार्मिक एसिड का भी ऐसे ही दिखाई देगा। अब वही चीज फिर से आ गया, वही चीज की फार्मिक एसिड का जो है ग्राफ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो फार्मिक एसिड में आयन कौन कौन सा कॉमन हो गया? H+। तो एसीटेट आयन और फॉर्मेट आयन में आयनिक मोबिलिटी ऑब्जर्व करेंगे, आयनिक मोबिलिटी ऑब्जर्व करेंगे, उसी हिसाब से कह सकते हैं। तो आप देखिए हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम क्या है? लैम्डा एम इनफाइनाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस ग्राफ। ये तो हो रहा भाई इस ग्राफ की सहायता से। तो ये एक प्रॉब्लम इसके साथ थी, ये एक प्रॉब्लम थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम की वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, कैन बी सॉल्व। अब आप आगे जो आपके नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ। इनकी सहायता से हम लोग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इतनी चीजों को आप पढ़ डालिए, बाकी की चीजें जो है नेक्स्ट डे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू।